हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लाइफ विद बुक्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई स्टोरी और उसके साथ हमारी सेकंड बुक भी। हाँ, ये हमारी सेकंड बुक है, मतलब न्यू न्यू स्टोरीज और न्यू न्यू बुक्स। तो इससे पहले हमने हमारी फर्स्ट बुक कंप्लीट की थी इस चैनल पे, जिसका नाम था नमक स्वाद अनुसार। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेम मंजूषा, जिसमें है प्रेमचंद जी की 16 सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ और इनका चयन और संपादन अमृत राय जी ने किया है। तो चलो शुरू करते हैं। मेनली ये आज इंट्रोडक्शन वीडियो है बुक का, और कल से हम चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। आपको पता तो चल ही गया है कि इसमें 16 स्टोरीज है। इनका नाम अभी बताने से अच्छा है जैसे जैसे मैं स्टोरीज रीड करूं वैसे वैसे आपको बताती जाऊं। तो देखते हैं कि इस बुक में क्या है और हमारी अगली बुक कौन सी होने वाली है। हिंदी लिटरेचर में इस बुक का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब हिंदी लिटरेचर में हम देखते हैं कि कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई, नई कहानी, वो सब उसमें सबसे पहली बुक यही पढ़ी जाती है, क्योंकि हिंदी मेरा ऑप्शनल रह चुका है और भी बहुत कुछ चीज़। तो हम जब एकदम से लिटरेचर स्टार्ट करते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इतनी सारी स्टोरीज, इतनी सारी बुक्स कैसे पढ़ेंगे। तो आई होप मैं आप लोगों की इस चीज़ में हेल्प कर पाऊँगी बुक रीडिंग के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। प्रेमचंद जीवन परिचय। वाराणसी से आजमगढ़ जाने वाली सड़क पर शहर से करीब 4 मील दूर एक छोटा सा गांव है, लम्ही मोजा मडवा। इसी गांव में सावन बदी 10 संवत 1937 शनिवार 31 जुलाई 1880 को प्रेमचंद का जन्म हुआ। उनके पिता मुंशी अजायब लाल गांव के एक सीधे साधे डाक मुंशी थे। छोटी सी तनख्वाह थी, जैसे तैसे गुजर बसर हो जाती थी। खेती किसानी नाम की थी, नौकरी का ही सहारा था। 3 लड़कियों की पीठ पर, जिनमें से 2 जाती रही थी। घर में इस लड़के का जन्म हुआ था। लाड प्यार का क्या कहना, खासकर माँ और दादी का। गुल्ली डंडा, आम जामुन पर ढेलेबाजी, बंदर भालू का नाच, तरह तरह की शरारतें और दौड़ भाग। यानी कि बचपन के कुछ साल बहुत ही मीठे भी थे, जब तक कि माँ जिंदा रही। लेकिन 8 साल की उम्र में ही माँ उठ गई और उसके साथ ही इस गरीब लड़की की दुनिया बदल गई। यह कमी कितनी गहरी, कितनी तड़पाने वाली रही होगी, जो सारी जिंदगी यह आदमी उससे उभर नहीं सका, और वह टीस बराबर पहाड़ों से टकराने वाली सारस की आवाज की तरह उसकी नसों में गूंजती रही। बार बार उसने ऐसे पात्रों की सृष्टि की जिनकी माँ 7-8 साल की उम्र में जाती रही और फिर दुनिया सूनी हो गई। लेकिन सूनी दुनिया में कौन बराबर रह सकता है। समय हर घाव को जैसे तैसे भर देता है, और नवाब, तब प्रेमचंद का यही नाम था, अपनी उसी पुरानी दुनिया में लौट आया। वही मौलवी साहब जिनके यहाँ उर्दू फारसी पढ़ने के लिए उसको बैठा दिया गया था, जैसे कि आमतौर पर कायस्थ घरानों में चलन था। वही खेत मैदान, ऊख मटर की चोरी, आम जामुन इमली की ढेलेबाजी, दौड़ भाग, गुल्ली गोली। फर्क बस इतना था कि सर पर अब और कोई भी न था। माँ तो कभी किसी काम के लिए रोकती भी थी, डांटती भी थी। दादी तो बस लाड करती थी, कुछ तो शायद इसलिए भी कि माँ की माँ अभी हाल में ही मरी थी। उस गम को बच्चा अगर खेल कूद में ही भूल जाए। लिहाजा जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके साथ साथ आवारागर्दी भी बढ़ती गई। 2 बरस बाद पिता ने फिर ब्याह कर लिया था, लेकिन उससे नवाब का अकेलापन न घटना था न घटा। यह अलग अपनी दुनिया में घूमता रहा। किसी कदर वह एक जंगली पौधे की बाढ़ थी, जिसमें नवाब के बिल्कुल बहक जाने का पूरा सामान था। लेकिन प्रकृति जैसे अपने तमाम जंगली फूल पौधों को नष्ट होने से बचाती है, उसी तरह इस आवारा छोकरे को भी बचा रही थी। आवारागर्दी अब भी चल रही थी, लेकिन मोटी मोटी किताबों के पन्नों में, जिनका रस छन छन कर उसके भीतर बैठे हुए कहानीकार को खुराक पहुंचा रहा था। 13 साल के नवाब ने 2-3 बरस के भीतर मौलाना फैजी के तलिस्म होशरुबा के 2500 पन्ने, रेनाल्ड की मिस्ट्री ऑफ द कोर्ट ऑफ लंदन की 2500 किताबों के उर्दू तर्जुमे, मौलाना सज्जाद हुसैन की हास्य कृतियां, उमराव जान अदा के लेखक मिर्जा रुस्वा और रतननाथ सरशार
के ढेरों किस्से, नवल किशोर प्रेम के छपे हुए पुराणों के उर्दू तर्जुमे और भी न जाने क्या-क्या पढ़ डाला। जिंदगी इसी तरह चल रही थी कि पिता ने अपनी गिरती हुई सेहत देखकर शायद लड़के को अपनी आंखों के आगे किसी खूंटे से बांध जाने के ख्याल से, या जैसा कि उन दिनों आमतौर पर होता भी था, काफी कच्ची उम्र में नवाब का ब्याह कर दिया। 1896 में जब नवाब 9वें दर्जे में पढ़ रहा था और अभी 16 का भी नहीं होने पाया था। यह बहुत बेमेल विवाह था जिसने प्रेमचंद को बहुत दुख दिया। जो हो, अगले ही साल मुंशी अजायब लाल का देहांत हो गया और प्रेमचंद के सर पर घरेलू जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा। इन्हीं सब झंझटों में मुंशी जी उस साल मैट्रिक का इम्तिहान नहीं दे पाए। अगले साल 1898 में दिया और मैट्रिक करते ही फौरन नौकरी का सिलसिला शुरू हो गया। चुनार के लंदन मिशन स्कूल से करीब साल भर बाद सरकारी नौकरी में आ गए। पहली नियुक्ति बहराइच में हुई, लेकिन कुछ ही महीनों बाद प्रतापगढ़ में तबादला हो गया। वहीं रहते हुए मुंशी जी ने 1903 में अपना छोटा उपन्यास असरारे माविद देवस्थान रहस्य लिखना शुरू किया, जो वाराणसी के एक साप्ताहिक उर्दू पत्र में धारावाहिक प्रकाशित हुआ। संभवतः यही लेखक की पहली प्रकाशित रचना है। इन्हीं दिनों मुंशी जी ने इलाहाबाद आकर ट्रेनिंग सीटी का इम्तिहान पास किया और कुछ महीने इलाहाबाद के मॉडल स्कूल में हेडमास्टरी भी की, जो इतनी कम उम्र के आदमी के लिए बहुत सम्मान की एक नियुक्ति थी। इन्हीं दिनों बंग भंग विरोधी आंदोलन को लेकर राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार जोर का एक उभार आया। कांग्रेस के बाहर सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन था और कांग्रेस के भीतर बाल गंगाधर तिलक की उग्रपंथी राष्ट्रीयता का जोर था। प्रेमचंद गोखले की उदारपंथी राजनीति के मुकाबले में तिलक की उग्रपंथी राजनीति के साथ थे। तब तक वह इलाहाबाद से तब्दील होकर कानपुर आ गए थे। कानपुर में उनकी भेंट मुंशी दया नारायण निगम से हुई, जो उर्दू मासिक पत्र जमाना के संपादक थे। यह भेंट जल्दी ही जिंदगी भर की दोस्ती में बदल गई। व्यक्तिगत मैत्री और साहित्यिक साहचर्य जमाना से संबंध हो जाने के बाद मुंशी जी के लिखने में भी बहुत तेजी आ गई। जमाना की राजनीतिक टिप्पणियां तो वह लिखने ही लगे। यहीं पर 1907 में उन्होंने अपनी पहली छोटी कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन और इसी तरह की ज्वलंत देश प्रेम युक्त और भी कहानियां लिखी, जिनका संग्रह सोजे वतन के नाम से प्रकाशित हुआ। ब्रिटिश सरकार ने इस संग्रह को जब्त करके जला डाला और मुंशी जी काफी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार होते होते बचे। उनकी नौकरी तो जैसे तैसे रह गई, लेकिन तभी से उन्होंने अपना नाम बदलकर प्रेमचंद कर लिया और इसी नाम से लिखने लगे। यह 1909 की बात है। प्रेमचंद के नाम से बड़े घर की बेटी उनकी पहली कहानी है, जो 1910 में प्रकाशित हुई। हाँ, कानपुर आने के कुछ ही महीने बाद 1906 में मुंशी जी ने अपना दूसरा विवाह किया, बाल विधवा शिवरानी देवी से, जो उनकी जीवन सहचरी और उनके बच्चों की मां बनी। कानपुर के बाद मुंशी जी अपनी नौकरी के सिलसिले में 13-14 बरस महोबा, बस्ती और गोरखपुर में रहे। 1916 में उन्होंने एफए पास किया और 1918 में बीए, दोनों प्राइवेट रूप से। अपनी सरकारी नौकरी के अंतिम 5 वर्ष उन्होंने गोरखपुर के नॉर्मल स्कूल में गुजारे और यहीं से 15 फरवरी 1921 को उन्होंने गांधी जी के आह्वान पर अपनी 20 बरस की सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने चरखे की दुकान खोली, जो चली नहीं। फिर वह वाराणसी चले गए और वहां कुछ महीनों के लिए मर्यादा नामक पत्र से स्थापनापन्न संपादक का काम किया। पत्र के संपादक श्री संपूर्णानंद के जेल से वापस आ जाने पर मुंशी जी काशी के विद्यापीठ में अध्यापक हो गए, लेकिन ज्यादा दिनों के लिए नहीं, क्योंकि जुलाई 1921 में वह कानपुर के मारवाड़ी स्कूल में चले गए। मगर स्कूल की प्रबंध समिति से अनबन होने के कारण मुंशी जी ने साल पूरा होते ही इस नौकरी को भी प्रणाम किया और स्वतंत्र रूप से साहित्य सेवा में लग गए। अपना प्रेस खोला, जो बराबर घाटे का सौदा रहा। उसके कारण मुंशी जी को परेशानी भी कम नहीं उठानी पड़ी, लेकिन मुंशी जी उसमें लगे ही रहे, क्योंकि साहित्य के माध्यम से राष्ट्र की सेवा करने का वह अन्यतम साधन था।
अपने इसी प्रेस से उन्होंने आगे चलकर 1930-32 में हंस और जागरण नामक पत्र निकाले। साहित्य सृजन का कार्य अबाध गति से चलता रहा। वरदान, सेवा सदन और प्रेमाश्रम तो गोरखपुर छोड़ने के पहले ही लिखे जा चुके थे। 1922 से 1932 तक के 10 वर्ष के दौरान उन्होंने संग्राल व करबला नाटक और रंगभूमि कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन व कर्मभूमि उपन्यास इसी क्रम से लिखे और प्रकाशित किए। कहानियां भी बराबर लिखी जाती रही और उनके अनेक छोटे छोटे संग्रह प्रकाशित हुए। हंस और जागरण के माध्यम से उन्होंने साहित्य और राष्ट्र की जो अविस्मरणीय सेवा की, इतिहास उसका साक्षी है। लेकिन इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि उनके कारण मुंशी जी को गहरी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी। उसी से विवश होकर उन्होंने बम्बई की फिल्मी दुनिया में जाकर तकदीर आजमाना मंजूर किया, लेकिन वहां जाकर उनकी समझ में आया कि बात तकदीर आजमाने की नहीं, अपनी अंतरात्मा को बेचने की है। मनोरंजन के नाम पर जैसी घटिया तस्वीरें वहां आज बनती हैं, वैसी ही तब भी बनती थीं। उनके साथ और उस अजीब दुनिया के साथ मुंशी जी का निभा होना मुश्किल था और वह साल भर का अपना कॉन्ट्रैक्ट अजंता सिनेटोन के साथ पूरा होने के पहले ही वहां से भाग आए और वाराणसी में बैठकर अपना गोदान पूरा करने लगे। ऐसा लगता है कि बम्बई की जलवायु भी उनके अनुकूल नहीं पड़ी, क्योंकि वाराणसी आने के कुछ ही समय बाद वह बीमार पड़े और ऐसे बीमार पड़े कि फिर उठ नहीं सके। मृत्यु के महीना 2 महीना पहले तक वह बराबर लिखते रहे। गोदान पूरा होकर छप भी गया था, मंगलसूत्र पूरा नहीं हो सका और 8 अक्टूबर 1936 को उन्होंने सदा के लिए आंखें मूंद ली। अमृत राय। कहानी कला। कहानी सदैव से जीवन का एक विशेष अंग रही है। हर एक मनुष्य को अपने बचपन की वे कहानियां याद होगी जो उसने अपनी माता या बहन से सुनी थी। कहानियां सुनने को वह कितना लालायित रहता था। कहानी शुरू होते ही वह किस तरह सब भूल कर सुनने में तन्मय हो जाता था। कुत्ते और बिल्लियों की कहानियां सुनकर वह कितना प्रसन्न होता था, इसे शायद वह कभी नहीं भूल सकता। बाल जीवन की मधुर स्मृतियों में कहानी शायद सबसे मधुर है। वे खिलौने और मिठाइयाँ और तमाशे सब भूल गए, पर वे कहानियाँ अभी तक याद हैं और उन्हीं कहानियों को आज उसके मुंह से बालक उसी हर्ष और उत्सुकता से सुनते होंगे। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी लालसा यही है कि वह कहानी बन जाए और उसकी कीर्ति हर जुबान पर हो। कहानियों का जन्म तो उसी समय से हुआ जब आदमी ने बोलना सीखा, लेकिन प्राचीन कथा साहित्य का हमें जो कुछ ज्ञान है वह कथा सरित सागर, ईसप की कहानियां और अलिफ लैला आदि पुस्तकों से हुआ है। ये सब उस समय के साहित्य के उज्जवल रत्न हैं। उनका मुख्य लक्षण उनका कथा वैचित्र्य था। मानव हृदय को वैचित्र्य से सदैव प्रेम रहा है। अनोखी घटनाओं और प्रसंगों को सुनकर हम अपने बाप दादा की भांति ही आज भी प्रसन्न होते हैं। हमारा ख्याल है कि जन रुचि जितनी आसानी से अलिफ लैला की कथाओं का आनंद उठाती है, उतनी आसानी से नवीन उपन्यासों का आनंद नहीं उठा सकती। और अगर काउंट टाल्स्टाय के कथनानुसार जनप्रियता को ही कला का आदर्श मान लिया जाए, तो अलिफ लैला के सामने स्वयं टाल्स्टाय के वीर एंड पीस और ह्यूगो शो के ला मिजरेबुल की कोई गिनती नहीं। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी राग रागिनियां, हमारी सुंदर चित्रकारियां और कला के अनेक रूप जिन पर मानव जाति को गर्व है, कला के क्षेत्र से बाहर हो जाएंगे। जन रुचि परज और बिहाग की अपेक्षा बिरहे और दादरे को ज्यादा पसंद करती हैं। बिरहों और ग्राम गीतों में बहुधा बड़े ऊंचे दर्जे की कविता होती है। फिर भी ये कहना असत्य नहीं है कि विद्वानों और आचार्यों ने कला के विकास के लिए जो मर्यादाएं बना दी हैं, उनसे कला का रूप अधिक सुंदर और अधिक संयत हो गया है। प्रकृति में जो कला है वह प्रकृति की है, मनुष्य की नहीं। मनुष्य को तो वही कला मोहित करती है जिस पर मनुष्य के आत्मा की छाप हो, जो गीली मिट्टी की भांति मानव हृदय के सांचे में पड़कर संस्कृत हो गई हो। प्रकृति का सौंदर्य हमें अपने विस्तार और वैभव से पराभूत कर देना है, उससे हमें आध्यात्मिक उल्लास मिलता है। पर वही दृष्टि जब मनुष्य की तुलिका और रंगों और मनोभावों से रंजित होकर हमारे सामने आता है, तो वह जैसे हमारा अपना हो जाता है।
उसमें हमें आत्मीयता का संदेश मिलता है। लेकिन भोजन जहाँ थोड़े से मसाले से अधिक रुचिकर हो जाता है, वहाँ ये भी आवश्यक है कि मसाले की मात्रा से बढ़ने न पाए। जिस तरह मसालों के बाहुल्य से भोजन का स्वाद और उपयोगिता कम हो जाती है, उसी भांति साहित्य भी अलंकारों के दुरुपयोगों से विकृत हो जाता है। जो कुछ स्वाभाविक है वही सत्य है, और स्वाभाविकता से दूर होकर कला अपना आनंद खो देती है और उसे समझने वाले कलाविद ही रह जाते हैं। उसमें जनता के मन को स्पर्श करने की शक्ति नहीं रह जाती। पुरानी कथा कहानियां अपने घटना वैचित्र्य के कारण मनोरंजक तो है, पर उनमें उस रस की कमी है जो शिक्षित रुचि साहित्य में खोजती है। अब हमारी साहित्यिक रुचि कुछ परिष्कृत हो गई है। हर एक विषय की भांति साहित्य में भी बौद्धिकता की तलाश करते हैं। अब हम किसी राजा की अलौकिक वीरता या रानी के हवा में उड़कर राजा के पास पहुंचने या भूत प्रेतों की काल्पनिक चरित्रों को देखकर प्रसन्न नहीं होते। हम उन्हें यथार्थ के कांटे पर तोलते हैं और जो भर भी इधर-उधर नहीं देखना चाहते। आजकल के उपन्यासों और आख्यायिकाओं में अस्वाभाविक बातों के लिए गुंजाइश नहीं है। उसमें हम अपने जीवन का ही प्रतिबिंब देखना चाहते हैं। उसके एक-एक वाक्य को, एक-एक पात्र को यथार्थ के रूप में देखना चाहते हैं। उनमें जो कुछ भी हो, वह इस तरह लिखा जाए कि साधारण बुद्धि उसे यथार्थ समझे। घटना वर्तमान कहानी या उपन्यास का मुख्य अंग नहीं है। उपन्यासों में पात्रों का केवल बाह्य रूप देखकर हम संतुष्ट नहीं होते। हम उनके मनोगत भावों तक पहुंचना चाहते हैं, और जो लेखक मानवीय हृदय के रहस्य को खोलने में सफल होता है, उसी की रचना सफल समझी जाती है। हम केवल इतने ही से संतुष्ट नहीं होते कि अमुक व्यक्ति ने अमुक काम किया। हम देखना चाहते हैं कि किन मनोभावों से प्रेरित होकर उसने यह काम किया। अतएव मानसिक द्वंद्व वर्तमान उपन्यास या गल्प का खास अंग है। प्राचीन कलाओं में लेखक बिल्कुल नेपथ्य में छिपा रहता था। हम उसके विषय में उतना ही जानते थे जितना वह अपने को अपने पात्रों के मुख से व्यक्त करता था। जीवन पर उसके क्या विचार हैं, भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में उसके मनोभावों में क्या परिवर्तन होते हैं, इसका हमें कुछ पता न था चलता था। लेकिन आजकल उपन्यासों में हमें लेखक के दृष्टिकोण का भी स्थल-स्थल पर परिचय मिलता रहता है। हम उसके मनोगत विचारों और भावों द्वारा उसका रूप देखते रहते हैं, और ये भाव जितने व्यापक और गहरे और अनुभवपूर्ण होते हैं, उतनी ही लेखक के प्रति हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है। यूँ कहना चाहिए कि वर्तमान आख्यायिका या उपन्यास का आधार ही मनोविज्ञान है। घटनाएँ और पात्र तो उसी मनोवैज्ञानिक सत्य को स्थिर करने के निमित्त ही लाए जाते हैं। उनका स्थान बिल्कुल गौण है। उदाहरणतः मेरी, सुजान भगत, मुक्ति मार्ग, पंच परमेश्वर, शतरंज के खिलाड़ी और महातीर्थ नामक सभी कहानियों में एक न एक मनोवैज्ञानिक रहस्य को खोलने की चेष्टा की गई थी। यह तो सभी जानते हैं कि आख्यायिका का प्रधान धर्म मनोरंजन है। साहित्यिक मनोरंजन वह है जिससे हमारी कोमल और पवित्र भावनाओं को प्रोत्साहन मिले। हममें सत्य, निस्वार्थ सेवा, न्याय आदि देवत्व के जो अंश हैं वे जागृत हों। वास्तव में मानवीय आत्मा की यह वह चेष्टा है जो उसके मन में अपने आप को पूर्ण रूप में देखने की होती है। अभिव्यक्ति मानव हृदय का स्वाभाविक गुण है। मनुष्य जिस समाज में रहता है, उसमें मिलकर रहता है। जिन मनोभावों से वह अपने मेल के क्षेत्र को बढ़ा सकता है, अर्थात जीवन के अनंत प्रवाह में सम्मिलित हो सकता है, वही सत्य है। जो वस्तुएं भावनाओं की इस प्रवाह में बाधक होती है, वे सर्वथा अस्वाभाविक है। परंतु यदि स्वार्थ और अहंकार और ईर्ष्या की ये बाधाएं न होती, तो हमारी आत्मा के विकास को शक्ति कहाँ से मिलती? शक्ति तो संघर्ष में है। हमारा मन इन बाधाओं को परास्त करके अपने स्वाभाविक कर्म को प्राप्त करने की सदैव चेष्टा करता रहता है। इसी संघर्ष में साहित्य की उत्पत्ति होती है। ये साहित्य की उपयोगिता भी है। साहित्य में कहानी का स्थान इसलिए ऊंचा है कि वह एक क्षण में ही बिना किसी घुमाव फिराव के आत्मा के किसी न किसी भाव को
प्रकट कर देती हैं, और चाहे थोड़ी ही मात्रा में क्यों न हो, वह हमारे परिचय का, दूसरे दूसरों में अपने को देखने का, दूसरों के हर्ष या शौक को अपना बना लेने का क्षेत्र बढ़ा देती हैं। हिंदी में इस नवीन शैली की कहानियों का प्रचार अभी थोड़े ही दिनों से हुआ है, पर इन थोड़े दिनों में इसलिए इसने साहित्य के अन्य सभी अंगों पर अपना सिक्का जमा लिया है। किसी पत्र को उठा लीजिए, उसमें कहानियों की ही प्रधानता होगी। हाँ, जो पत्र किसी विशेष नीति या उद्देश्य से निकाले जाते हैं, उनमें कहानियों का स्थान नहीं रहता। जब डाकिया कोई पत्रिका लाता है, तो हम सबसे पहले उसकी कहानियां पढ़ना शुरू करते हैं। इनसे हमारी वह क्षुधा जो नहीं मिटती, जो इच्छापूर्ण भोजन चाहती है, पर फलों और मिठाइयों की जो क्षुधा हमें सदैव बनी रहती है, वह अवश्य कहानियों से तृप्त हो जाती है। हमारा ख्याल है कि कहानियों ने अपने सार्वभौम आकर्षण के कारण संसार के प्राणियों को एक दूसरे से जितना निकट कर दिया है, उनमें जो एकात्म भाव उत्पन्न कर दिया है, उतना और किसी चीज ने नहीं किया। हम ऑस्ट्रेलिया का गेहूं खाकर, चीन की चाय पीकर, अमेरिका की मोटरों पर बैठकर भी उनको उत्पन्न करने वाले प्राणियों से बिल्कुल अपरिचित रहते हैं। लेकिन मोपासां, अनातोले फ्रांस, चेखोव और टाल्स्टाय की कहानियां पढ़कर हमने फ्रांस और रूस से आत्मिक संबंध स्थापित कर लिया है। हमारे परिचय का क्षेत्र सागरों और द्वीपों और पहाड़ों को लांघता हुआ फ्रांस और रूस तक विस्तृत हो गया है। हम यहाँ भी अपनी ही आत्मा का प्रकाश देखने लगते हैं। वहाँ के किसान और मजदूर और विद्यार्थी हमें ऐसे लगते हैं मानो उनसे हमारा घनिष्ठ परिचय हो। हिंदी में 20-25 साल पहले कहानियों की कोई चर्चा न थी। कभी कभी बंगला या अंग्रेजी कहानियों के अनुवाद छप जाते थे, परंतु आज कोई ऐसा पत्र नहीं है जिनमें 2-4 कहानियां प्रतिमास न छपती हो। कहानियों के अच्छे अच्छे संग्रह निकलते जा रहे हैं। अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं कि कहानियों का पढ़ना समय का दुरुपयोग समझा जाता था। बचपन में हम सभी कोई किस्सा पढ़ते पकड़े पकड़ लिए जाते थे, तो कड़ी डांट पड़ती थी। ये ख्याल किया जाता था कि किस्सों से चरित्र भ्रष्ट हो जाते हैं, और उन फिसाना अजायब और शुक बहतरी और तोता मैना के दिनों में ऐसा ख्याल होना स्वाभाविक ही था। उस वक्त कहानियां कहीं स्कूल करिकुलम में रख दी जाती, तो शायद पिताओं का एक डेपुटेशन इसके विरोध में शिक्षा विभाग के अध्यक्ष की सेवा में पहुंचता। आज छोटे बड़े सभी क्लासों में कहानियां पढ़ाई जाती हैं, और परीक्षाओं में उन पर प्रश्न किए जाते हैं। यह मान लिया गया है कि सांस्कृतिक विकास के लिए सरल साहित्य से उत्तम कोई साधन नहीं है। अब लोग यह भी स्वीकार करने लगे हैं कि कहानियां कोरी गप नहीं है, और उसे मिथ्या समझना भूल है। आज से 2000 बरस पहले यूनान के विख्यात फिलोसोफर अफलातून ने कहा था कि हर एक काल्पनिक रचना में मौलिक सत्य मौजूद रहता है। रामायण महाभारत आज भी उतने ही सत्य हैं जितने आज से 5000 साल पहले थे। हालांकि इतिहास, विज्ञान और दर्शन में सदैव परिवर्तन होते रहते हैं। कितने ही सिद्धांत जो एक जमाने में सत्य समझे जाते थे, आज असत्य सिद्ध हो गए हैं। पर कथाएं आज भी उतनी ही सत्य है, क्योंकि उनका संबंध मनोभावों से है, और मनोभावों में कभी परिवर्तन नहीं होता। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि कहानी में नाम और सन के सिवा और सब कुछ सत्य है, और इतिहास के नाम और सन के सिवा कुछ भी सत्य नहीं। गल्पकार अपनी रचनाओं को जिस सांचे में चाहे ढाल सकता है, किसी दशा में भी वह उस महान साहित्य की अवहेलना नहीं कर सकता जो जीवन सत्य कहलाता है। प्रेमचंद। तो ये था इस बुक का इंट्रो। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। स्पीड अगर कम लग रही हो तो 1.5 और 2x में ट्राई कीजिएगा, और इसको 2 बार सुन लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं नई नई कहानियों के साथ। बाय बाय।